आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे शहर की जहां का सिटीजन पैदा होते ही मिलीनियर बन जाता है। इससे पहले ये शहर पूरा का पूरा वीरान और रेगिस्तानी था, हर जगह चारों तरफ रेत ही रेत थी और ये एक मछुआरों की बस्ती थी क्योंकि इसके एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ डेजर्ट था। जहां आज के कुछ साल पहले ढूंढने पर मिट्टी और धूल नहीं मिलती थी, वो शहर आज दुनिया के सारे बड़े शहरों को पीछे छोड़ चुका है टूरिज्म के मामले में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस सिटी दुबई के बारे में। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is back because it is बारे में तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग हब कैसे बना, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी ट्रैवलिंग के मामले में पीछे छोड़ चुका है। दुबई को और उसके कामयाबियों को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दुबई की कामयाबियां तब शुरू हुई जब साल 1958 में शेख राशिद बिन सईद दुबई के नए रूलर बने। साल 1959 में शेख राशिद बिन सईद यूरोप गए और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और वापस आके उन्होंने सोचा कि हम भी दुबई को ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग एंड फाइनेंस हब बनाएंगे। बट इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, तो इसके लिए उन्होंने यूरोपियन कंट्री से लोन लिया, उनकी मदद ली दुबई को ट्रैवलिंग हब और काफ़ी ज़्यादा कामयाबियों तक ले जाने के लिए। दरअसल दुबई अभी कोई एक कंट्री नहीं है, इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि इसमें जो ये कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कंट्री उसमें दुबई की तरह 6 और किंगडम हैं जिनके रूलरों ने मिलकर ये फैसला किया अब इन 7 किंगडम को यूनाइट करके एक मजबूत कंट्री रिप्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने, जिसका नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। और इसका जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, जो इसका सबसे बड़ा रीजन था इस 7 किंगडम का। तो ये फैसला हुआ कि जो अबू धाबी का रूलर होगा वो रहेगा प्रेसिडेंट और जो दुबई का रूलर होगा वो हमेशा रहेगा प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो इस वक्त दुबई के रूलर हैं वो यूएई के पीएम हैं, ना कि प्रेसिडेंट हैं। तो अब वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे। इस लोन लेने की मेन वजह ये थी कि वो सबसे पहले अपने किंगडम में एक पोर्ट बनवाना चाहते थे और दुबई की लोकेशन इस पोर्ट के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट थी और ये बात शेख राशिद बिन सईद समझते थे, क्योंकि दुबई जो मेन उसका पोर्ट है वो 3 कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप को कंजक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। तो सारी नाएं और जो शिप्स बोट्स आते थे इधर उधर बिजनेस के लिए, तो उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए पोर्ट पे ज़रूरत पड़नी ही थी, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे दिमाग लगाया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया दुबई के आम लोगों से कि ये हमारे रूलर ये क्या कर रहे हैं, फालतू में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हमारे खाने को पैसा नहीं, क्योंकि मछुआरों का गांव का था, तब इतना डेवलप भी नहीं था दुबई। बट आखिर में ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, जिससे दुबई के जीडीपी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट। और काफ़ी जल्दी यहाँ सारे शिप्स एंड बोट्स आने भी लगे और काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त दुबई के पैरेलल में चलने लगी थी, यानी कि पक्ष में, क्योंकि उस साल 1966 में दुबई में ऑयल फाउंड किया जाता है, यानी कि ऑयल की डिस्कवरी होती है, वहाँ पे तेल पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं था और बाकी के किंगडम के कंपैरिजन में वहाँ अबू धाबी में और शारजा में बहुत सारे थे, बट यहाँ सिर्फ एक पावर प्लांट था ऑयल का। मगर शेख राशिद बिन सईद ने बहुत ही जल्दी अपने दिमाग में ये बात बैठा ली और समझ लिया इस बात को कि हमारे पास जो तेल है वो काफ़ी नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्द आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें हमारी कामयाबियों से कोई पीछे ना कर सके। तो उन्होंने इस तेल का सारा पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाना शुरू किया। अब ये था सी ट्रांसपोर्टेशन का मसला, बट शेख राशिद बिन सईद दुबई को हर फील्ड में आगे ले जाना चाहते थे, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उनका इंप्रेशन अब गया एयरलाइंस की तरफ। उस टाइम पे पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन होल्डर ऑफ द वर्ल्ड था, जिसे दुबई के रूलर अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहते थे। आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर इन 1985 दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद ने अपनी एक नई एयरलाइन शुरू की जिसका नाम था एमिरेट्स, और उन्होंने धीरे धीरे कर पाकिस्तान से फ़्लाइट्स खरीदना शुरू किया एंड स्लोली उसके बाद पाकिस्तान का पूरा बिजनेस अपनी तरफ अपने दुबई सिटी में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स जो कि दुबई की अपनी एयरलाइन थी वो बाकी देशों के एयरलाइन को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा फंड कर रही थी आगे बढ़ने के लिए बाकी देशों के कंपैरिजन में, इसलिए ये आगे थी
क्योंकि जैसे और सारी गवर्नमेंट्स चार्ज भी लेती थी एयरलाइन से, प्राइवेट एयरलाइन से, और वो अपनी जिम्मेदारी पे जाते थे, अपना खर्च करते थे, पूरा मेंटेनेंस प्रोग्राम हर चीज़ उनका अपना रहता था। बट एयर एमिरेट्स में ऐसा नहीं था, इसका पूरा जिम्मा गवर्नमेंट ऑफ दुबई का था। बट अभी भी दुबई में उस लेवल का टूरिज्म नहीं था जो शेख राशिद बिन सईद चाहते थे। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्लान किया गया जिससे दुबई में लोग टूरिज्म के लिए आएँ और बार बार आएँ, उन्हें वहाँ का रहन सहन सब कुछ पसंद आ जाए। तो इसके लिए फॉरेनर्स के लिए कोई रोक टोक नहीं, जैसे कि वो दुबई इस्लामिक कंट्री है तो अपने शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा बंदिशें हैं, इस्लामिक रूल हैं, और बाकी देश अपने धर्म के हिसाब से आ जा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत से लग्जूरियस होटल्स बनवाए, पर अभी भी कुछ मिसिंग था। तब शेख राशिद बिन सईद और उनकी टीम ने एक सलूशन निकाला, जो था दुबई का एक यूनिक लुक एंड एड सम ग्लैमर ऑन द सिटी ऑफ दुबई। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्लान किया जो सिर्फ दुबई में ही हो, बाकी पूरे दुनिया में वैसा प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं मिले लोगों को, जिसके लिए खामखा लोगों को दुबई में टूर करने के लिए आना पड़े। पहले दुबई में बड़े बड़े होटल्स एंड बिल्डिंग बनवाई जाने लगी, उसके बाद प्लान किया जाता है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लग्जूरियस होटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, जैसे स्विमिंग पूल, ऑफिस एंड हेलीपैड। इस होटल का नाम रखा जाता है बुर्ज अल अरब, विच इज़ ओनली अ 7-स्टार होटल इन दिस वर्ल्ड। इस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी घटना होती है दुबई में, जो कि शेख राशिद बिन सईद के हाल में सामने आती है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी साल 1999 में जब बुर्ज अल अरब बन रहा था। तो उसके बाद रूलर बनते हैं उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो उसी साल दिसंबर 1999 में ऑफिशियल ओपनिंग कर देते हैं बुर्ज अल अरब होटल की। दुबई के लिए ये खुशकिस्मती थी कि उनके नए रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद की भी जो आइडियाज़ थे वो उनके फादर में 100% मैच करते थे। वो भी दुबई को अपने कामयाबियों तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अभी तो ये स्टार्टिंग थी। दुबई को दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ही बनाते हैं जब वो एक नया प्रोजेक्ट सामने लेकर आते हैं जो कि सोचने में ही इम्पॉसिबल लग रहा था। कोई सोच नहीं सकता था उस टाइम पे, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो था बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट बिल्डिंग एवर इन द वर्ल्ड। इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एडेरियन स्मिथ ने, जिन्होंने काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया दुबई में। बुर्ज अल अरब इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग को बनाने में 6 साल का टाइम लगता है। 4 जनवरी को ये शुरू हुई थी और जनवरी 2010 में इसकी ओपनिंग की गई थी। अब इस बुर्ज खलीफा पर भी एक वीडियो बन सकती है जो मैं ट्राई करूंगा इन फ्यूचर अपलोड करने की अपने इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बट शेख मोहम्मद बिन राशिद अभी रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट सामने लेकर आए अभी फ़िलहाल इस टाइम पे, जो कि दुबई की ग्लैमर को अपनी पीक तक ले जाएगा। के लिए बस इतना ही। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल आंसर यू इन कमेंट बॉक्स, और ट्राई करूंगा कि मैं सबके जवाब दे सकूं अगर ये वीडियो वायरल होती है तो, क्योंकि अभी चैनल नया